नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी से खास मुलाकात में आज हमारे साथ है नीमच के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मनीष जी जोशी, जो कि काफ़ी टाइम से कांग्रेस पार्टी में सक्रियता से निभाते आ रहे हैं और अभी हाल फिलहाल में भी जो है कांग्रेस पार्टी में उभरता हुआ नाम आ रहा है। मनीष जी नमस्कार, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। मनीष जी, काफ़ी टाइम से जो है आप कांग्रेस पार्टी में सक्रियता निभा रहे हैं, ऐसे में अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका है? कांग्रेस पार्टी अभी निश्चित रूप से विपक्ष में है और विपक्षी पार्टी का जो धर्म होना चाहिए वो कांग्रेस बखूबी रूप से निभा रही है। और आगे भी जब तक हम विपक्ष में हैं, अभी आने वाले 1 साल 10 महीने में मध्य प्रदेश में और दिल्ली में विपक्ष में हैं, तो दिल्ली में भी जो हमारे आला नेता हैं राहुल जी, सोनिया जी, वो विपक्ष की भूमिका का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो आदरणीय हमारे नेता है कमलनाथ जी, वो विपक्ष की भूमिका का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। और आम जनता जिन चीज़ों से प्रताड़ित है, आज की डेट में जिस तरीके से महंगाई, अभी हाल आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान के समाचार पत्रों में था कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जयपुर में महंगाई हटाओ रैली हुई। इसी तरीके से आपने भी पिछले दिनों देखा होगा कि मध्य प्रदेश के नेतृत्व आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मंदसौर में किसानों के हित में और किसानों की मांगों को लेकर, किसानों को जो उनकी लागत नहीं मिल रही उसको लेकर एक बहुत बड़ा सम्मेलन आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुआ। तो कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए विपक्ष की भूमिका का बखूबी निर्वहन कर रही है। मनीष जी, हम अगर बात करें मुद्दों की लेकर, समस्याओं को लेकर, तो महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? महंगाई में आप देखें कि निश्चित रूप से जो आम आदमी है, और आम आदमी नहीं, मेरा ये मानना है कि पूरा हिंदुस्तान जो है प्रताड़ित है, क्योंकि महंगाई अब सारी सीमाओं को पार कर गई है। ऐसा नहीं है कि आप और हम अच्छा खाते कमाते हैं या सिर्फ गरीब वर्ग ही प्रताड़ित है, एक मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय से भी ऊपर, क्योंकि आमदनी जो आदमी की है वो वर्ष आप 2014 से जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से आप देखिए कि कुछ 2-3 चुनिंदा जो बहुत बड़े उद्योगपति इस देश के हैं, जाने माने हैं, अगर उनकी आमदनी को अगर आप छोड़ दें तो चाहे फिर वो करोड़पति की लिस्ट में हो इस देश की, लेकिन उनकी आमदनी में भी निश्चित रूप से कमी हुई है। तो हर आदमी, मेरा ये कहना है, सिर्फ गरीब आदमी नहीं, हिंदुस्तान की 125 करोड़ की आबादी में से करीब लगभग प्रत्येक आदमी इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महंगाई से कहीं न कहीं प्रताड़ित है और परेशान है। और सारी चीज़ें, मतलब इफेक्ट सिर्फ आपका महंगाई पे सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं कर रहा है, दिनचर्या में आपके दैनिक दिनचर्या में जो आने वाली काम है, आप मोबाइल देख लीजिए, आप डाटा जो रिचार्ज कराते थे, मोबाइल जो रिचार्ज कराते थे, या आप सब्जियां मान लें, दाल तिलहन मान लें, खाने का तेल मान लें, अनाज मान लें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो जिससे कि आम आदमी प्रभावित नहीं है और उसके चौके चूल्हे का और उसकी जेब का बजट नहीं बिगड़ा हो। अभी हाल ही में हम बात करें तो पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह से बीजेपी एक संगठन बना के सदस्य सक्रिय कर रही है, तो क्या कांग्रेस पार्टी भी अपना सदस्य अभियान चला रही है? कांग्रेस का सदस्यता अभियान चल रहा है। और जहाँ तक पंचायत चुनाव का जो प्रश्न आपने कहा, और हमारी पार्टी भी, कांग्रेस पार्टी भी जो है, हमारे जिला अध्यक्ष जो है, अभी वर्तमान में जो जिला अध्यक्ष है आदरणीय अजीत जी काठेड़, वो प्रतिदिन गांधी भवन पे मीटिंग कर रहे हैं और सरपंच से लेकर जिला पंचायत तक के चुनाव लड़ने वाले जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनसे नियमित रूप से हम लोगों ने एक समिति बनाई है, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार एक कमेटी का गठन हुआ है। और जिला अध्यक्ष और उस कमेटी के मेंबरान, हर वो व्यक्ति जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है उससे व्यक्तिगत रूप से वो मिल रहे हैं और वो चुनावी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। हाल ही में चुनाव को लेकर जिस तरह से 22-23 में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में किसानों को जिस तरह से किसान के वो तीनों मांगों को उन्होंने हल करा है, उसको लेकर नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं नहीं मानता कि ये तीनों मांगों को जो हल कर दिया। एमएसपी का मुद्दा भी पेंडिंग है, वो हल नहीं हुआ। सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि किसानों के हक में जो है तीनों काले कानून जो थे वो बीजेपी सरकार को घुटने पे आना पड़ा और उनने वापस लिया है। और आप ये देखें कि किसान संयुक्त मोर्चा जो है, उनने भी यही बात करी है कि अभी हमारा जो आंदोलन है खत्म नहीं हुआ और जब तक कि एमएसपी की मांग पूरी नहीं होती ये आंदोलन चलता रहेगा। इस तरह से अभी जीएसटी का मुद्दा गरमा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं बहुत, मतलब सराफा ले लो, व्यापार ले लो, किसी भी संघ में ले लो, तो जीएसटी के मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे आप? जीएसटी तो निश्चित रूप से गब्बर सिंह टैक्स है और आप देख लें कि छोटे व्यापारी उससे कितने परेशान हैं। अभी हाल ही में एक नया मुद्दा जो गरीबों के लिए, रोजी रोटी के लिए कहर बन गया है, ऑटो चालकों के साथ जो अभी हो रहा है कि उनको टाइम नहीं दिया जा रहा है। और हाई कोर्ट के आदेश के बाद नीमच पुलिस यातायात आरटीओ मैडम ने जो उनके ऑटो खड़े करवा लिए हैं, उनके रोजी रोटी के लाले पड़े हुए, उस मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे?
देखिए, मेरा ये मानना है कि जो आप यहाँ के आरटीओ की बात करें, यहाँ के ट्रैफिक थाने की बात करें या किसी की, जब तक कि जो शासन में जो सत्ताधारी पार्टी है, वो जब तक चाहे ऑटो चलाने वाला हो या ट्रक चलाने वाला हो, चाहे डंपर चलाने वाला हो, जब तक इनकी नीतियाँ स्पष्ट नहीं होगी, और इनकी नीतियाँ कभी स्पष्ट रही ही नहीं। बीजेपी की जो नीति है शासन करने की, वो नीति इस तरीके की रही है कि इसमें हमेशा कभी भी बड़े लोग, आप देखिए कि आपके नीमच से 4-5 वॉल्वो चलती, वो कभी परेशान नहीं होंगे। आप उनके कागजात चेक करवाइए एक बार, वो निर्बाध रूप से चलती हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़े लोगों की है। लेकिन ऑटो चूंकि बेचारा एक गरीब आदमी चलाता है, मजदूर आदमी चलाता है, इसलिए वो परेशान है। भैया, अगर हम नीमच के विकास की बात करें तो नीमच शहर में नगर पालिका परिषद खत्म हुए 2 साल हो गए। 2 वर्ष के बाद भी जो है नगर पालिका जो है प्रशासक कलेक्टर मयंक अग्रवाल रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके शहर की स्थिति ज्यों की त्यों पड़ी है। शहर के सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें हैं। देखिए, पूरा शहर जानता है कि पूरे शहर में धूल का गुबार है। आप चाहे मऊ रोड चले जाइए, चाहे इधर चित्तौड़ रोड पे चले जाइए, और रही शहर के विकास की बात, तो आप भी इस नीमच के बाशिंदे हैं। आपने देखा होगा कि एक टाइम था कि इस नीमच शहर में चित्तौड़ से लेके मंदसौर तक के लोग जो है शॉपिंग करने आते थे। आज आप कंपैरिजन कर लीजिए मंदसौर और चित्तौड़ से नीमच का, तो हम सिर्फ इन जनप्रतिनिधियों की उदासी की वजह से बहुत पीछे रह गए। आज आप देखिए कि आपके शहर से 7-7 किलोमीटर दूर 4 लेन है, और उसके लिए बीच में कोई अप्रोच रोड नहीं है, क्योंकि किसी का कोई विज़न ही नहीं है। कहीं आप देखिए कि बगाना में देखिए, धनेरिया में देखिए, और बगाना में जो धनेरिया रोड पे जो कॉलोनी बनी है, या बगाना से जब धनेरिया जाते हैं लोग, कितने परेशान हैं ट्रैफिक की वजह से, रेलवे फाटक की वजह से। आज तक ये एक ब्रिज नहीं बना पाए, आज तक उन रोड का पूर्ण निर्माण नहीं करा पाए। इवन जो अब हर छोटे छोटे शहर में जो सुविधा उपलब्ध हो गई है कि 4 लेन तक जाने के लिए ये कोई अप्रोच रोड नहीं बना पाया, जिससे कि व्यक्ति सीधे शहर में प्रवेश कर सके। केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो अभी भाजपा की सरकार है, पिछले 14 सालों से भाजपा का राज रहा है। कांग्रेस का जब राज था तो गरीबों को मुफ्त अनाज मिलता था, गेहूं मिलते थे, शक्कर मिलते थे, घासलेट मिलता था। लेकिन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक घोषणा कर दी कि पिछले साल नवंबर तक जो है लोगों को राशन दिया जाएगा। तो सिर्फ नाम मात्र गेहूँ दिए जा रहे हैं, और चावल भी ऐसे दिए जाते हैं जिसको जानवर भी नहीं खाते। क्या कहेंगे उसको? देखिए, मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी जो हैं, उनकी जो भी योजना है, वो सिर्फ मार्केटिंग करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और जो आपने जो बोला कि चावल और जो राशन दिया जा रहा है, तो जो चावल और जो राशन दिया जा रहा है उसकी कीमत कम है, लेकिन जिस थैले में वो दिया जा रहा है उसमें मोदी जी का फोटो लगा कि उस थैले की कीमत ज़्यादा है। इससे ही आप इनकी सारी सरकारी नीतियों का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरीके की नीतियाँ गरीबों के लिए बनाते हैं। कोरोना काल के बाद जिस तरह से बिजली के बिल जो थोपे जा रहे हैं गरीबों पे, जिनके घरों में लाइट ही नहीं थी, उनको भी बिल दिया जा रहा है। जिस तरह से बिल माफ़ करने की कवायद शुरू की थी, लेकिन बाद में फिर बताया गया कि कोई बिल माफ़ नहीं हो रहा है। और जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? आप देखिए, इनने घोषणा करी थी कोरोना के बाद बिजली के बिल माफ़ करने की बात, लेकिन अभी मेरी जानकारी में आया है कि जिन लोगों के बिल माफ़ हुए तो उनको वापस से नोटिस दे दिए। और निश्चित रूप से कांग्रेस इसको लेकर वापस से कोई आंदोलन करेगी, और कांग्रेस निश्चित रूप से इस मामले को लेकर बहुत सजग और सक्रिय है। और आम आदमी और जो लोग पीड़ित लोग थे और जो गरीब लोग थे, जिनको ये नोटिस दे दिए गए थे, जिनको ये सूचना दे दी गई थी कि आपके बिल माफ़ किए जा चुके हैं, लेकिन अब उनको जब दोबारा सूचना पत्र, तो ऐसे सूचना पत्र को जो है कांग्रेस एकत्रित करेगी और निश्चित रूप से कोई आंदोलन करेगी। हमने कोरोना कहर देखा है, आपने भी देखा, हमने भी देखा, पूरे शहर ने, पूरे विश्व ने ये झेला है। लेकिन कोरोना कहर के बाद पहली दूसरी लहर में जिस तरह से सैकड़ों की तादाद में लोग जिनकी मृत्यु हुई है, लोगों के हालात ख़राब हुए हैं, शमशानों में, कब्रिस्तानों में जगह नहीं मिली है, और जिस तरह से जनप्रतिनिधियों ने अपनी उदासीनता दिखाई, उसको लेकर क्या कहें? आप देखिए, कोरोना का अगर आप फेज़ 1 देखें या पहली लहर देखें या दूसरी लहर देखें, तो आप दिल्ली से लेकर भोपाल तक का जो शासन रहा बीजेपी का, वो पूरी तरीके से नकारा रहा, पूरी तरीके से विफल रहा। इनकी तरफ से एक भी कोई प्रयास समझदारी के किए नहीं गए। लाखों लोगों की जान गई, और जान जाने के बाद सबसे शर्मनाक तथ्य इन सरकारों का ये है कि जो लोग मर गए उनके आंकड़े छुपाए गए। हमारे नीमच जैसी छोटे शहर में रोज़ के आंकड़े ये थे कि नीमच शमशान में, नीमच कैंट की बात कर रहा हूँ मैं, जबकि नीमच में भी 3, 4, 5 शमशान है, लेकिन मैं आपको सिर्फ नीमच कैंट का जो शमशान घाट है वहाँ की संख्या बता देता हूँ कि रोज़ की जो संख्या कोरोना काल में शवों को जलाने की थी वो 30 से 35 थी। लेकिन अगर आप सरकारी आंकड़े देखें तो ये उस दौर में टोटल 30 से 35 कुल कैजुअलिटी बताएंगे, 30 से 35 कुल लोग कोरोना से मरने वाले बताएंगे। आप देखिए, आम आदमी ऑक्सीजन के लिए
परेशान हुआ, इंजेक्शन के लिए परेशान हुआ, दवाइयों के लिए परेशान हुआ, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आप देखिए ये त्रासदी इतनी बड़ी थी कि जो व्यक्ति बीमार है उसको अस्पताल तक में जगह तक नहीं मिली, बेड तक नहीं मिली, उसको इलाज तक पहुंचने के लिए और डॉक्टर तक पहुंचने तक की सुविधा तक इस शासनकाल में नहीं मिली। दूसरी बात करें कि आप राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हो और अभी एक उभरता हुआ नाम जो है सामने आ रहा है, नीमच के जिला अध्यक्ष को लेकर जिस तरह से कवायद चली आ रही है उसमें आपका नाम उभरता हुआ आ रहा, क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए मेरा ये कहना है कि जिला अध्यक्ष को लेके जो है संगठन में का हर प्रत्येक का एक जिला अध्यक्ष का एक कार्यकाल होता है। पूरे मध्य प्रदेश में ये प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल लगभग पूर्ण हो चुका है, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश संगठन कांग्रेस का जो संगठन है उन्हें हर जिले में या ऐसे जिलों में जहाँ जिला अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है वहाँ नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करनी है। और जैसा कि होता है मेरा भी जिला अध्यक्ष की लिस्ट में नाम है और बस नाम है अभी। अब जब तक कि ऊपर से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हो जाते और जब तक कि कोई अधिकृत लेटर आपको प्राप्त नहीं हो जाता तब तक तो जिला अध्यक्ष की दौड़ में है। कांग्रेस की मतलब कोरोना की पहली और दूसरी लहर देखने के बाद तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। जबलपुर इंदौर जिलों में जो है आए दिन मरीज जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान सरकार में जिस तरह से देखे जा रहे हैं तो अभी तक के जो है 560 पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में ओमिक्रॉन के बचाव के लिए आप लोगों से क्या अपील करना चाहिए? मैं लोगों से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आपने कोरोना की पहली लहर भी देखी है और दूसरी लहर भी देखी है और बचाव जो किया वो सिर्फ आपने आपके द्वारा ही बचाव किया, सरकार आपका कोई भी बचाव नहीं कर पाई। तो ठीक इसी तरीके से तीसरी लहर में भी आपको अपने आप को सेफ रखना है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, भीड़ में जाने से बचें। क्यों? क्योंकि अगर इस ओमिक्रॉन से या कोरोना से इस बीजेपी के शासन के रहते अगर कोई बचा सकता है तो वो व्यक्ति स्वयं खुद है। बाकी आप शासन प्रशासन से कोई भी उम्मीद मत रखिएगा कि अगर आप उससे पीड़ित हो गए तो ये आपको बचाने में कोई बड़ी राहत आपको प्रदान कर देंगे। नीमच वासियों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा जो नीमच वासियों के लिए नासूर बन चुका है। 70,000 परिवार जो है लोग इस मुद्दे से आज तक परेशान है। फिर चुनाव आएंगे, पहले भी चुनाव आए, पहले भी चुनाव गए, फिर चुनाव आएंगे, फिर यही मुद्दा गरमाया जाएगा। बंगला बगीचे की समस्या को लेकर इसका आज तक हल नहीं हुआ है। इस निराकरण को लेकर क्या कहेंगे आप? इसका हल हुआ है और हल ऐसे हुआ है कि हमारे जो वर्तमान विधायक है दिलीप सिंह परियार, मैं कम से कम 5 बार के तो आपको फोटो बता सकता हूँ विजय टाकी चौराहे पे लड्डू खाते हुए और लड्डू खिलाते हुए, और उनने ये घोषणाएं करी कि बंगला बगीचा समस्या का निराकरण हो चुका। लेकिन मैं जैसा शुरू से कहते आया हूँ कि बीजेपी की भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो इस मुद्दे को हमेशा उलझाए रखना चाहते हैं। आज भी आप देखें, और मैं ये वापस ऑथेंटिक रूप से कह रहा हूँ कि दिलीप परियार वर्तमान विधायक और बीजेपी के जो अधिकारीगण हैं उनने विजय टाकी चौराहे पे इस बात का जश्न मनाया है और ये कहा और जनता को भ्रमित किया कि बंगला बगीचा समस्या का निराकरण हो गया और हमने बड़ी लड़ाई जनता के हित में जीत ली, लड्डू खिलाए, खुद ने खाए। लेकिन आप देख रहे हैं, आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि कितने लोग परेशान हैं और आज भी उस समस्या जस की तस वहीं की वहीं खड़ी हुई है। मेडिकल कॉलेज को लेकर जहां भाजपा के नेता जनप्रतिनिधि पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाइयाँ ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं, लेकिन अगर हम जिला अस्पताल की बात करें तो जिला अस्पताल आए दिन बवाल में रहता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जिला अस्पताल सिर्फ जिला अस्पताल नहीं, मेरा ये मानना है कि पूरे नीमच में चिकित्सा के क्षेत्र में आप काफ़ी पिछड़े हुए हैं। और मैंने जावद हॉस्पिटल में उसको लेके एक भूख हड़ताल भी करी थी और मैं लगातार 48-72 घंटे तक आमरण अनशन पर बैठा। और उस समय मुझे अभी वर्तमान में जो आदरणीय मंत्री जी हैं और इनके जनप्रतिनिधियों ने लिखित में आश्वासन दिया था कि हम बहुत जल्दी इस समस्या का निराकरण कर देंगे और जो डॉक्टर्स नहीं हैं वो डॉक्टरों की पोस्टिंग कर देंगे। लेकिन सिर्फ ये जिला चिकित्सालय की दिक्कत नहीं है। आप देखें कि जावद हॉस्पिटल में ये स्थिति थी, अभी मुझे वर्तमान में जानकारी नहीं है कि वहाँ की क्या स्थिति है, अदरवाइज़ जावद में ये स्थिति थी कि नर्स डिलीवरी कराती थी और उसी को लेके मैंने आंदोलन करा था। और आप इस बात की गंभीरता को समझें कि अगर एक डिलीवरी नर्स करा रही है और अगर उस समय कोई इमरजेंसी हो जाए तो वो उस माँ और बच्चे की जान का क्या होगा या उसके लिए कौन जवाबदार होगा, इसका जवाब आज तक बीजेपी के पास नहीं है। और अभी भी यही स्थिति चल रही है। आप जिला चिकित्सालय में चले जाएं, कोई भी सुविधा नहीं है, सिर्फ ये है कि आपको फर्स्ट एड मिल जाएगा। उसके अलावा जिला चिकित्सालय में आपको कोई सुविधा नहीं है। चाहे इन्हें ट्रामा सेंटर बना दिया और जो सरकारी अस्पताल चाहे जिला अस्पताल के नाम से विजय राजे सिंधिया के नाम से कन्वर्ट हो गया, लेकिन सुविधाएं और कम होती जा रही है।
और सुविधाओं के नाम पे नीमच की जनता को चिकित्सा के नाम पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। मन में एक आखिरी सवाल और आपसे था कि जिस तरह से हालात बने हुए हैं कि अभी चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह सक्रिय है और त्रिस्तरीय पंचायत और सरपंच के चुनाव को लेकर आगामी विधानसभा भी चुनाव आने वाले हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस बार जो पूरी तरह से सक्रियता निभाएगी? बिल्कुल, हमेशा से कांग्रेस ने अपनी अपनी सक्रिय भूमिका, चाहे कांग्रेस पक्ष में रही हो चाहे विपक्ष में रही हो, कांग्रेस हमेशा से अपना सक्रिय भूमिका जो भी उसे मिली, चाहे वो सत्ता में रही हो चाहे वो विपक्ष में रही हो, हमेशा आम जनता के मुद्दों को, अगर इस देश में कोई पार्टी है तो वो सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो हमेशा आम जनता की और अंतिम छोर पे जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, अगर उनकी आवाज़ किसी ने उठाई है तो वो मात्र कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी की जितनी भी नीति रीतियाँ हैं और जितना भी है, इनका सिर्फ ये चुनावी प्रबंधन करते हैं और इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं, धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। और मैं शुरू से कहता आया हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति में यही फ़र्क है कि कांग्रेस की राजनीति में धर्म है और बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। तो ये मतदाताओं को समझना पड़ेगा। राजनीति के मायने बीजेपी ने बहुत ज़्यादा चेंज कर दिए हैं। राजनीति का मतलब ये हुआ करता था कि एक नीति के तहत राज करना, लेकिन बीजेपी ने इसकी पूरी परिभाषा चेंज कर दी। और 55-60 साल 70 साल आप जो भी कहते हैं, कांग्रेस ने अगर इस देश पे शासन किया और कांग्रेस अगर इस देश में सत्ता में रही तो वो एक नीति के तहत रही और उस नीति के तहत कांग्रेस ने राज किया। लेकिन बीजेपी वालों ने अभी उसको बिल्कुल चेंज कर दिया है कि राज करने के लिए जो भी नीति अपनाई जाए, चाहे लोगों को मारना पड़े, चाहे लोगों को काटना पड़े, चाहे लोग मरे, चाहे गंगा किनारे लाखों लाशें रेती के नीचे दबा दी जाए, लेकिन मार्केटिंग करके सिर्फ मंदिरों के नाम पे, मस्जिदों के नाम पे, चर्च के नाम पे, गुरुद्वारों के नाम पे ये लोग राजनीति करते हैं और आम मतदाता को भ्रमित करते हैं। आप देखिए मेडिकल कॉलेज, नीमच में मेडिकल कॉलेज को लेकर जनप्रतिनिधियों ने इतनी वाहवाही लूटी, लेकिन आप बताएं कि मेडिकल कॉलेज देन किसकी है? पिछले लोकसभा चुनाव में हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है आदरणीय कमलनाथ जी ने पूर्व लोकसभा चुनाव में सिंगोली की आम सभा से ये घोषणा करी थी और उन्हीं के शासन में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ। लेकिन आज ये है कि आज बीजेपी वाले उसकी वाही लूट रहे हैं। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ और सक्रिय भूमिका निभाने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी मनीष जोशी, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से चिकित्सा सेवा की बात करें तो नीमच में चिकित्सा सेवा जीरो है और लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों का साथ देती आई है, गरीबों का हक की आवाज़ उठाती आई है और हमेशा उठाती रहेगी। मेरे सहयोगी आसिफ हुसैन के साथ मुश्ताक अली शाह की ये खात।